हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज की क्लास कंटिन्यूएशन है इन रेफरेंस टू आवर प्रीवियस क्लास, जहां पे हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसमें हमने मॉन्टेस्क्यू, बुर्ग एंड सेविग्नी के बारे में पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पुख्ता एंड हेनरी मेन। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दैट मॉन्टेस्क्यू इज द फोररनर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल एंड इन्होंने लॉ के डेवलपमेंट के बारे में बात की थी इन रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस। फिर आए थे एडमंड बर्ग। इन्होंने बोला था दैट लॉ डेवलप्स ऑर्गेनिकली ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एंड सेविग्नी, जो फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये बोलते हैं दैट लॉ इवॉल्व्स फ्रॉम द वॉल्गिस, जिसको स्पिरिट ऑफ पीपल या पॉपुलर कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है। एंड साथ में ये कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी को भी रिगार्ड करते हैं एज द सोर्स ऑफ लॉ। साथ में ये भी बोलते हैं दैट लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज और इसका एक खुद का एक नेशनल कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुख्ता के बारे में। अब पुख्ता जो है ये थे सेविग्नी के डिसाइपल और इन्होंने सेविग्नी की जो आइडिया थी वॉल्गिस थ्योरी को, इसको इन्होंने और ये बेटर वे से, लॉजिकल वे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा कि देखो, मैन जो है ना वो शुरू से ही फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एक यूनिटी में ही रहता है। और ये बोलते हैं इंडिविजुअल एंड जनरल विल में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से स्टेट आ जाता है इन एग्जिस्टेंस एंड स्टेट ट्राई करता है इंडिविजुअल एंड जनरल विल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए। और इस प्रोसेस में स्टेट जो है वो इंडिविजुअल का जो स्फेयर होता है उसको डीलिमिट कर देता है, कि उसको डिफाइन कर देता है कि इंडिविजुअल किस टेरिटरी तक रोल प्ले करेगा। ये बोलते हैं नाइदर द पीपल नॉर द स्टेट अलोन इज द सोर्स ऑफ लॉ। तो इनका कहने का मतलब यही है कि पीपल एंड स्टेट दोनों में से कोई अकेला एक ही सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि पीपल एंड स्टेट ये दोनों ही मिलके सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। ठीक है, तो ये थी पुख्ता की थ्योरी। इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। अब हम आ जाते हैं हेनरी मेन में। हेनरी मेन जो है ये थे फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि ये यूके से बिलोंग करते थे। अब ये इनकी ये 4 मेजर वर्क्स है जो हेनरी मेन ने लिखी है। दैट इज एंशिएंट लॉ ऑफ विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेजर्टेशंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। अब देखो, सेविग्नी जो है ये लेजिस्लेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, ऑल्दो मेन जो है इन्होंने सेविग्नी की ही थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड किया है ब्रिटेन में, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं लेजिस्लेशन या फिर हम बोल दें तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज को। ठीक है, अब मेन बोलते हैं कि 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है लॉ का। फर्स्ट स्टेज में लॉ वो होता है जो रूलर या किंग बनाता है अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। अब ये बोलते हैं कि किंग जो है ना ये लॉ मेकर नहीं है। ठीक है, किंग वही बोलता है जो उसको गॉड बोलते हैं, और वही किंग अपने पीपल को कमांड करता है और वो कमांड बन जाता है लॉ। फिर सेकंड स्टेज में ये जो कमांड्स है ना ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं इनटू कस्टमरी लॉ एंड ये प्रिवेल करता है इन द मेजॉरिटी क्लास। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो कस्टमरी लॉ है ये आ जाता है माइनॉरिटी के हैंड्स में, और माइनॉरिटी फिर लॉ को कंट्रोल करते हैं। और ये जो माइनॉरिटी क्लास है ये ज़्यादातर होते हैं प्रीस्ट जो रिलीजियस होते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज में ये जो लॉ है ये कोडिफाई एंड प्रोमलगेट हो जाता है। अब देखो, मेन बोलते हैं कि फोर्थ स्टेज के बाद में ना लॉ का जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप नहीं होता है, अब ये आगे फर्दर प्रोग्रेस होता जाता है। अब इसको ये बोलते हैं दैट सोसाइटी अब 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगी फोर्थ स्टेज के बाद में। पहला तो स्टैटिक सोसाइटी एंड देन प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर अब लॉ और फर्दर डेवलप नहीं होगी, एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो होती है जहाँ पर लॉ डेवलप होता जाएगा। अब इन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी में लॉ 3 मेथड से डेवलप होगा। दैट इज फर्स्ट लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। अब देखो, इक्विटी तो हमें पता ही है कि इक्वालिटी होता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड फेयरनेस इम्प्लाई किया जाता है। लेजिस्लेशन हमें पता है कि लॉज जो कोडिफाई हो जाते हैं उसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब देखो, लीगल फिक्शन क्या होता है। लॉ में ना हम कुछ चीज़ों को फिक्शनल कैरेक्टर देते हैं। जैसे अब हमें ये पता है कि कंपनी एक पर्सन नहीं है, लेकिन जब हम इंडियन कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है दैट कंपनी इज अ पर्सन। यहाँ पे कंपनी को फिक्शनल कैरेक्टर दिया गया है एंड कोई भी पर्सन कंपनी के अगेंस्ट में सू कर सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही कि अगर एक पर्सन कोई सन को अडॉप्ट करे
तो वो एक्चुअल में उसका सन नहीं है, लेकिन उसको भी एक फिक्शनल कैरेक्टर दे दिया जाता है कि ये जो एडॉप्टेड सन है इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उस पर्सन का ये बायोलॉजिकल चाइल्ड है, एंड इस एडॉप्टेड सन को सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिया जाएगा एंड स्टेटस दिया जाएगा जैसे कि उस पर्सन के बायोलॉजिकल सन को मिलता है। तो देखो लॉ में ना कई चीज़ें हम फिक्शनल कैरेक्टर उसको दे देते हैं फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द लॉ एंड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लॉ। अब यहाँ पे ना देखो मेन की जो थ्योरी है इसको हम बोलते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, अब मेन बोलते हैं हर एक पर्सन बाय बर्थ उसको एक स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में अलग अलग कास्ट है, तो जो भी बच्चा एक फैमिली में जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसको एक कास्ट मिल जाता है, दैट इज उसको एक स्टेटस मिल जाता है। इसको बोलते हैं पैटर फैमिलियस। ठीक है, अब मेन बोलते हैं कि ये जो स्टेटस है ना धीरे धीरे प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये रिप्लेस हो जाता है विथ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली एक पर्सन जिसको एक फैमिली बेस्ड ऑब्लिगेशन मिला है, अब बाद में उसको इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और जो प्राइमरी लीगल यूनिट है उस सोसाइटी की वो फैमिली नहीं होके अब इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, और जैसे ही फैमिली अथॉरिटी डिक्लाइन हो जाएगी तब जो इंडिविजुअल्स है सोसाइटी के उनको एक ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो जो सोसाइटी की जो स्लेव्स है या डिपेंडेंट्स है उनको एक फ्रीडम मिल जाएगा एंड फिर वो खुद से अपने वॉलंटरली एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, मतलब कि वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं एंड अपने हिसाब से नेगोशिएशंस कर सकते हैं। अब देखो जो स्टैटिक सोसाइटी है वहाँ पे तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, लेकिन जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वहाँ पे जो नेगोशिएशन होता है वो इंडिविजुअल खुद से करता है और उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सेम यही जो शिफ्ट होता है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, मेन ने कहा है दिस शिफ्ट एज द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिथरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो मेन ने ये जो बात बोली है कि ये जो शिफ्ट होता है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इंडिविजुअल फ्रीली नेगोशिएट कर सकता है, ये जो आइडिया है काफ़ी जूरिस्ट ने ये बोला है कि ये आइडिया बहुत ही अनरियलिस्टिक है। क्योंकि अब देखो हमने काफ़ी बार देखा है कि जो लेबर लॉज होते हैं या कलेक्टिव बार्गेनिंग या लॉज रिलेटिंग टू सोशल प्रोटेक्शन जो होते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल अकेला खुद से नेगोशिएट नहीं करते, बल्कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनके बीच में एक ग्रुप नेगोशिएशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू ही होता है। अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया में जो फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक अकेला फार्मर कोई एक एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये पूरा कलेक्टिवली एक जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो फार्मर्स नेगोशिएट कर रहे हैं ये एक ग्रुप नेगोशिएशन है एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, साथ ही देखो क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है मेन की ये टोटलिटेरियन स्टेट्स में इसका कोई भी प्लेस नहीं है। अब देखो हेनरी मेन की ये जो थ्योरी है ना ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फेज तक ही वैलिड है, अथॉरिटेरियन फेज में ये वैलिड नहीं है। टोटलिटेरियन रेजिम्स में ना देखो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सप्रेस करके सोसाइटी को ना स्टेटस बेस्ड सिस्टम की तरफ वापस से ले जाया जाता है। तो बेसिकली वापस से अब यहाँ पे ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट से अब वापस किस तरफ जा रहे हैं, वापस पीछे जाएंगे, दैट इज स्टेटस बेस्ड सिस्टम। तो ये जो थ्योरी है ना ये यहाँ पे अप्लाई नहीं की जा सकती। और देखो मेन ने खुद ने ही ना यहाँ पर हिथरटू वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब क्या होता है अनटिल, मतलब कि मेन खुद ही अपनी थ्योरी के जो लिमिटेशंस है उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो इन शॉर्टकमिंग्स के बाद में भी मेन की जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन्होंने जो हिस्टोरिकल स्कूल की जो थ्योरी है जो सेविग्नी ने दी है उसको काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव की है और इन्होंने जो रिलेशनशिप है बिटवीन कम्युनिटी एंड लॉ उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन है कि मेन ने अपनी थ्योरी में लेजिस्लेशन को इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है, बल्कि सेविग्नी ने लेजिस्लेशन को कोई भी इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं दिया, इन्होंने उसको डिसरिगार्ड किया था। एंड जो मेन की थ्योरी है बाद में जो दूसरे जूरिस्ट है जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से जो बिलोंग करते हैं इनकी थ्योरी उन लोगों को इंस्पायर किया एंड फिर वहां से सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज आने लग गई। तो ये हो गए 5 ज्यूरीज जो हमने हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा है। एक बार हम इनको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो फोर रनर है हिस्टोरिकल स्कूल का वो बोलते हैं लॉ इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, सोशल सिचुएशन, एक्सीडेंट एंड इम्पोस्चर एंड लॉ को चेंज होते रहना चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी।
फिर एडमंड बर्ग ये बोलते हैं दैट इवोल्यूशन लॉ इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, तो ऑर्गेनिकली ही लॉ इवॉल्व होता जाता है, ऑल ऑफ अ सडन लॉ को इवॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर सेविग्नी इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वॉल्गिस्ट, ये बोलते हैं लॉ का जो सोर्स है वो जनरल कॉन्शियसनेस या स्पिरिट ऑफ लॉ में है, जिसको ये वॉल्गिस्ट बोलते हैं। लॉ एक लैंग्वेज की तरह डेवलप होता जाता है और इसका खुद का एक नेशनल कैरेक्टर है। फिर आते हैं पुख्ता, ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल एंड जनरल विल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाता है एंड फिर स्टेट ट्राई करता है एक वर्केबल सिचुएशन बनाने के लिए। एंड लास्ट मेन जो फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के हैं, ये बोलते हैं कि लॉ 4 स्टेजेस में डेवलप होता है और फिर बाद में जो स्टेट है ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ में मूव होता जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल को फुल ऑटोनॉमी मिलती है कि वो फ्रीली नेगोशिएट कर सके, जो एक स्टेटस बेस्ड सिस्टम में उसको नहीं मिलती है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।